is 2 3 4. टॉपिक है कि फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। परफेक्ट कंपटीशन है तो फर्म का रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, मोनोपोली मार्केट है तो फर्म का कर्व कैसा होगा, और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो फर्म का कर्व कैसा होगा। इन तीनों पर डिस्कशन करेंगे। पहले बात है रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या फिर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसे केस में फर्म जो होती है वो प्राइस गिवर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है। जो प्राइस हमें लग रहा है मार्केट से मिल पाएगा वही प्राइस फर्म डिसाइड करती है। पढ़ते हैं एक बार। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज द प्राइस टेकर। ये चीज को बड़ा ध्यान रखना है कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, और अगर लेंथी क्वेश्चन आता है, देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर करने के बाद कंटेंट ज्यादा माइंड में रखना, इसकी हैबिट छूट जाती है। मतलब क्वेश्चन एक तो होता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा लेकिन एक छोटी चीज क्लिक होनी चाहिए माइंड में, एक तो ये डिफिकल्टी है। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया तो सर में एक पेज का आंसर लिखना, इतना कंटेंट भी तो आना चाहिए। तो एक लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसी लाइन को जैसे आंसर बनाने देगा जो रिपीट कर किसी लाइन को, जैसे इट इज अ प्राइस टेकर तो इट कैन नॉट डिसाइड द प्राइस, द फर्म कैन नॉट डिसाइड द प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट डिसाइड द प्राइस एंड द फर्म अडॉप्ट्स इट, है ना। तो सेम चीज को हम और ज्यादा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं इसको अपना लेंथ बढ़ाने के लिए। इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस या चेंज द मार्केट प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है ये इसके हाथ में नहीं। इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस, जो प्राइस चल रहा है उसी पर बेच दोगे तो जितना मर्जी बेच सकते हो। इफ अ फर्म ट्राइज टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग प्राइस, जो रेट चल रहा है अगर आप उससे ज्यादा में बेचोगे तो कम बिक पाएगा, सेल कम हो जाएगी, कस्टमर कम हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है इट विल लूज इट्स कस्टमर्स because there are so many other firms in the market selling the same product at the prevailing price। जैसे जब किसी मार्केट में जाते हैं सर, मान लीजिए कोई कपड़े की मार्केट है या कोई शूज की मार्केट है, वहां पर उसी चीज की है तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो गया। वहां पर आप नोटिस करोगे इन जनरल हर एक दुकानदार का प्राइस लगभग बराबर होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं प्राइस ज्यादा कर दूंगा तो बगल वाले शॉप पे चला जाएगा। उसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट। जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वही पे बेचना पड़ता है, चाहे बहुत कम मार्जिन आ रहा हो। कुछ जगह ऐसे देखोगे काफी रोड पर 1-2 ही शॉप है उस चीज की, जैसे रामनगर मार्केट, यहाँ पर रोड पे बहुत ज्यादा शॉप्स नहीं है कपड़ों की, तो ये मोनोपोली टाइप हो गया। मतलब कोई जो है कोई कपड़ा जो है कोई सूट हो गया वो 4000 रुपए का दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, काफी ज्यादा रेट का दे रहा है, उसे पता है कि आसपास शॉप ज्यादा है, सामने वाला मतलब मेरे से ही लेगा मजबूर। तो मोनोपोली मार्केट में होता है प्राइस गिवर, वो प्राइस देते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर, प्राइस लेते हैं। इन अदर वर्ड्स नो फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन चार्ज अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग प्राइस, ज्यादा पर नहीं बेच सकते। नॉर कैन इट अफोर्ड टू चार्ज अ प्राइस लेस देन द प्रिवेलिंग प्राइस, कम पर बेचेंगे। एक तो होता है कि आपस में एग्रीमेंट होता है कि कम पर नहीं बेचना, दूसरा ये होता है कि मैं कम पर बेचूंगा फिर बाकी किसी और आइटम में कम कर देगा। तो ऐसे अगर कम ही करते रहेंगे ना, प्राइस वॉर अगर खेलेंगे तो फिर मार्जिन खत्म होता जाएगा। इसलिए लिमिटेड मार्जिन जरूर रखा जाता, तो ज्यादा प्राइस नहीं घटाया जाता। मतलब इसमें बस अपने जो शॉपकीपर है वो बाकी चीज से अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब प्राइस से अट्रैक्ट नहीं कर सकते लेकिन बाकी चीजों से अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी चीजों से मतलब शॉप अच्छी बना दी, उसमें साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ सामान दे दिया, ये काम कर सकते हैं। A firm under perfect competition has to accept the prevailing price, मतलब कि जो AR है, AR और प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट AR का मतलब MRP कांस्टेंट रहता है, कस्टमर सामान 1 ले या 2 ले या 50 ले सेम रेट रहता है। तो तीन चीजें इक्वल होगी, क्या क्या, AR और प्राइस और MRP, ये तीनों चीजें इक्वल होगी। ये टेबल दे रखी है सर, क्वांटिटी 1 2 3 4, उसके बाद AR एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है 5 रुपए से हर एक में। टोटल रेवेन्यू 1 यूनिट बेची 5 रुपए में, 2 बेची 10 में,
3 बेची 15 में, 4 बेची 20 में। MR एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से, जो प्राइस है 5 रुपए वही आ रहा है। तो देख सकते हो आप AR और MR और प्राइस तीनों बराबर है। नीचे देख सकते हैं सर हम कर्व बना हुआ है सर, AR MR और P का कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है, कर्व की फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। देख सकते हैं सर क्वांटिटी 0 से लेके 4 तक हो गए, तब ये फिक्स रहा 5 रुपए। एक्स एक्सिस पर है आउटपुट, वाई एक्सिस पे है रेवेन्यू। टेबल 4 shows that the price या फिर AR बोल सकते हैं उसको 5 रुपए, it remains constant for a firm for all levels of output। आउटपुट चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो सभी का फिक्स है। कांस्टेंट AR से क्या क्या हो जाता है, पहला MR कांस्टेंट रहता है, दूसरा AR और MR बराबर हो जाते हैं। फिगर 4 shows horizontal straight line D indicating firm's revenue curve और price line और demand curve। एक चीज के तीन नाम है सर, रेवेन्यू कर्व बोल दो, प्राइस लाइन बोल दो, डिमांड कर्व बोल दो। इट शोज दैट द प्राइस ऑफ 5 at a price of 5 a firm can sell any quantity perfectly elastic under perfect competition। नीचे देखिए जो क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, draw AR and MR curve for a firm when in a perfectly competitive market price of the product reduced from 12 to 10। अगर 12 से 10 हो गया है प्राइस, उस केस में बताना है AR और MR। देखते हैं जी आंसर। A perfectly competitive firm has to accept new price 10 रुपए। Constant AR implies AR बराबर MR, तो AR और MR का 10 रुपए रहेगा। अब से बनी हुई स्टेटमेंट 10 रुपए की। Price of the product is given to a firm or it is constant for a firm। प्राइस दिया जाता है, फिक्स रहता है पहले से। It does not mean that market price cannot change, it only means that firm on its own cannot change the price। अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बदल सकते। मार्केट में ही अगर देखो जैसे हमारे डीजल के पेट्रोल बढ़ते हैं, डीजल इकलौती एक ऐसी चीज है जिसके बढ़ने से पूरे कंट्री के अंदर हर एक आइटम का रेट बढ़ जाता है। डीजल ऐसी चीज है जिसके रेट बढ़ने या घटने से कंट्री में हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, क्योंकि हर चीज हर एक एरिया में नहीं बनती। एक पर्टिकुलर मतलब कुछ स्पॉट्स होते हैं और आइटम वही बनती है, और ट्रक से टेम्पो से उसी को बाकी जगह में शिफ्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और डीजल से ही मतलब ट्रक से ही जाता है, ट्रक में डीजल चलता है, डीजल की कॉस्ट महंगी तो कन्वेंस मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो अपने चार्जेस अपनी फीस बढ़ाएगा, अपना फेयर बढ़ाएगा, तो बिजनेसमैन आगे जाके चार्ज करेगा वो। तो अगर डीजल महंगा सब कुछ महंगा होगा। The market price can change depending upon the change in the market demand or the market supply। तो क्वेश्चन में दो कर्व मांगे थे, एक AR का कर्व मांगा था और एक MR का कर्व मांगा था। आंसर में लेकिन एक ही बना रखा है, क्योंकि AR और MR दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, है ना, एक एक पैरेलल लाइन है। वही AR का कर्व है, वही MR का कर्व। क्लियर हो गया जी? मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आंसर दे पाएंगे, है ना। 5 मार्क्स के अराउंड का ये कर्व बनाया आपने, ग्राफ बनाया और एक्सप्लेनेशन रखा। सेकंड, रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है सर, सिंगल सेलर होता है, एक ही आइटम का सिंगल सेलर। जियो के आने के बाद, फ्री होने के बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सभी ने केस किया था जियो के अगेंस्ट कि सर इतना कम रेट दे रहा है, ये फ्री में दे रहा है, हमारी सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, फिर ये मोनोपोली करेगा। मतलब जियो सपोज जियो के लिए रह गया और कोई नेटवर्क बचे ही ना, और वो रिचार्ज जो है 150 रुपए में हो रहा है, उसके वो 500 करते हैं, तो कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते अगर अकेला रह गया तो। उस पर केस वगैरह करेंगे, तब ये फिर रूल आया वहाँ पर क्या फ्री नहीं दोगे और रेट आपको चार्ज करने पड़ेंगे, तब उसने फ्री बंद करी। उनका प्लान ये था कि काफी मंथ जब तक बाकी कंपनियां बंद ना हो जाएं तब तक फ्री रखेंगे। दिसंबर तक फ्री था पहले जब आए थे रिलायंस जियो से, उन्होंने फिर मार्च तक एक्सटेंड करा था, उसके बाद का प्लान था कि ड्रॉप करा इसी वजह से। तो मोनोपोली कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, सिर्फ उस अकेले बिजनेसमैन के लिए अच्छा मोनोपोली, और किसी में मतलब मोनोपोली नेगेटिव। आईआरसीटीसी रेलवे जो है तो मोनोपोली यहाँ प्राइवेट हो गई है रेलवे, और मोनोपोली आईआरसीटीसी होती है, तो वहाँ कितने भी फेयर रख सकती है, वो कितना भी चार्ज कर सकती है फीस, इसलिए उसके शेयर प्राइस भाग रहे हैं ऊपर। पहले पढ़ते हैं। अंडर मोनोपोली द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू के अंदर AR मतलब P
curve slopes downward from left to the right. It means that if a monopolist desires to sell more, he has to reduce the price of the product. ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम कर दो. A monopolist is the price maker. वो प्राइस डिसाइड करता है कि मैं ज्यादा में बेचूंगा कि कम में बेचूंगा, उसकी मर्जी. Being the single seller in the market, monopoly की पहचान है single seller. He can fix whatever price he wishes to. जो मर्जी प्राइस रखे सर, सिंगल सेलर है, कस्टमर को लेने पड़ेगा. But he can sell more only if lowers the price of his product. जब देखो क्वांटिटी तो हर एक के साथ है कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी पे काम करना चाहते हो तो आपको रेट डाउन करने पड़ेंगे. Thus there is a negative relationship between price and demand. डिमांड और प्राइस में कभी पॉजिटिव रिलेशन होता ही नहीं है सर. प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है. अकॉर्डिंगली द फर्म्स AR कर्व या फिर डिमांड कर्व कह दो या प्राइस लाइन कह दो, स्लोप्स डाउनवर्ड. मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी करेंगे तो रेट कम हो जाएगा. MR कर्व आल्सो स्टॉक्स डाउनवर्ड, क्योंकि जो एक्स्ट्रा यूनिट बेचकर जो पैसा मिलेगा वो कम मिलेगा. एंड फास्टर देन AR कर्व, MR इज लोअर देन AR. देखते हैं टेबल के अंदर क्वांटिटी एक बेची मैंने 10 रुपए में, तो AR भी 10 आया, टोटल रेवेन्यू भी 10 और MR भी 10. अगर 2 यूनिट लेता है सामने वाला तो मैं 9 रुपए का रेट लगा देता हूं, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया सर? 18 रुपए आया. और 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से मुझे सिर्फ 8 रुपए मिले. एक तरह से मैंने सेकंड यूनिट 8 रुपए की बेची. एक तरह से मैंने सेकंड यूनिट जो बेची है वो 8 रुपए की बेची. थर्ड पॉइंट, थर्ड वाली क्वांटिटी जो बेची है मैंने 8 रुपए के रेट से बेची, मतलब 24 रुपए आए, तो अगली यूनिट बेच के मुझे सिर्फ 6 रुपए एक्स्ट्रा मिले. 18 तो पहले मिले रहते, अब 24 मिल रहा है, मतलब 6 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है. चौथी यूनिट में बेच रहा हूँ 7 रुपए के रेट से, तो मतलब 28 रुपए टोटल आ रहा है मुझे. एक्स्ट्रा आया सिर्फ 4 रुपए. ग्राफ में देखेंगे सर, MR भी कम हो रहा है, AR भी कम हो रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है. जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, एक्स एक्सिस पर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, AR भी घटता जा रहा है, MR भी घटता जा रहा है. AR हायर है MR से और MR फास्टर डिक्रीज हो रहा है सर. नजदीक, जल्दी जीरो के नजदीक MR आ रहा है, तो MR ज्यादा फास्टली डिक्रीज हो रहा है. क्योंकि AR जो डिक्रीज दिखा रहा है ना, वो सिर्फ नेक्स्ट वाले पे दिखा रहा है, और MR जो देखो डिक्रीज हो रहा है वो ओवरऑल की वजह से हो रहा है. भाई मैं चौथी यूनिट सस्ती बेच रहा हूँ तो चारों में सस्ती बेच रहा हूँ ना. अगर 4 यूनिट पर मैंने रेट कम करें तो रेट चौथी यूनिट के लिए नहीं हुए, 4 यूनिट्स के लिए हुआ. इस वजह से पहली 3 यूनिट के भी पैसे कम मिल रहे हैं. तो ध्यान रहे सर, आपको रेवेन्यू कर्व मांगा जाए मोनोपोली मार्केट के अंदर, तो ये वाला कर्व बनाना है आपको. आगे बढ़ रहे हैं सर. टेबल 5 शोज दैट द मोनोपोलिस्ट, मतलब मोनोपोली मार्केट के अंदर जो सेलर है उसे मोनोपोलिस्ट बोला जा रहा है, सेल्स 4 यूनिट्स व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 7. If he increase the price to 8, he only sell 3 units. Also brings out, figure 6 also brings out that a monopoly group can sell more only by lowering the price. ज़्यादा बेचना है तो प्राइस घटाओ. Downward sloping AR curve shows inverse relationship between AR and output. Output बढ़ेगा तो AR घटेगा, तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन हुआ. बढ़ सकते हैं आगे. Revenue under monopolistic competition. Firms revenue curve under monopolistic competition is similar to monopoly. देख सकते हैं सर नीचे, बट रेट बहुत कम में डिफरेंस आ. 1 यूनिट 10 रुपए की, 2 यूनिट 9 की जगह 9.5 रुपए, 3 यूनिट 9 रुपए, मतलब 50 पैसे कम होते जा रहा है. अकॉर्डिंगली चेंज आ रहा है TR में और MR में. देखते हैं इसका भी रहेगा. तो मोर और लेस सिमिलर सा है, बस उसमें घटने की स्पीड ज्यादा थी, इसमें घटने की स्पीड कम. पढ़ते हैं नीचे. एज अंडर द मोनोपोली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट. आउटपुट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा. अकॉर्डिंगली AR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, MR कर्व आल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड.
दोनों ही कम हो रहे हैं, दोनों घट रहे हैं। एंड फास्टर देन एआर, एमआर हमेशा एआर से ज्यादा फास्ट घटेगा, सो दैट एमआर इज बिलो एआर, एमआर छोटा है एआर से। The difference between monopoly and monopolistic competition is under monopolistic competition AR curve is more elastic, ज्यादा चेंज आता है क्योंकि सिंगल सेलर है, ज्यादा चेंज आता है। It means that in response to a given change in price, the change in demand will be relatively more for a monopolistic firm under than monopoly firm, ज्यादा चेंज आता है। It is because in a monopolistic competition, goods have close substitutes. In a monopoly market, on the other hand, goods do not have close substitutes. जहाँ हमारे पास सामने वाला ऑप्शन आ जाता है, वहाँ फर्क आ जाता है। भैया प्राइस अगर अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो हम दूसरी आइटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मोनोपोली है, एक ही आइटम है, तो वही लेनी पड़ेगी। We know that goods with close substitute show higher degree of elasticity of demand than those without close substitute. हर आइटम का सब्स्टिट्यूट है कि नहीं, ये चीज चेक करनी होती है बस। फोकस जोन में पढ़ते हैं सर। फर्म्स डिमांड कर्व या फिर रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं, इज मोर इलास्टिक अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देन मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक वाले में क्या फर्क है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं, मोनोपोली वाले में नहीं। This is because under monopolistic competition there is a large number of substitutes. Under monopoly, no substitute. डीजल और पेट्रोल सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? नहीं, दोनों का सर अलग अलग यूज है, अलग अलग पर्पस है। पेट्रोल महंगा होगा तो मैं डीजल करवा दूंगा स्कूटी, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट क्लोज होना चाहिए। पेप्सी कोका कोला ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। कई बार ऐसा होता है कि पेप्सी पीनी है, वो अवेलेबल नहीं है, तो बंदा कोक ही ले लेता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं मोनोपोलिस्टिक वाले में, मोनोपोली में नहीं। जहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट है वहाँ डिमांड में बहुत जल्दी चेंज आएगा, फास्ट चेंज आएगा, तो मोर इलास्टिक हो जाती है। और जहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है वहाँ चीजें कम आने के चांस है। आगे, फर्म्स रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व इन डिफरेंट सिचुएशन, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि ऐसा डायग्राम हम अगर ग्राफ दिख रहा है पेज पर, सबसे नीचे है सर है डीएम करके लिखा हुआ है, उसके ऊपर डीएमसी पढ़ते हो क्या लिखा हुआ सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर लाइन है डीएमसी वाली। फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो डिमांड कर्व के लिए हमने डी साइन दिया हुआ है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए एम और सी। उसके जो स्ट्रेट लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टली वो क्या है, फर्म्स डिमांड का परफेक्ट कंपटीशन पी हमने परफेक्ट कंपटीशन के लिए रखा हुआ, इसमें फिक्स रहता है क्योंकि हम प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस डिसाइड नहीं करते, फिक्स रहता है हर क्वांटिटी। सबसे नीचे जो है वो डीएम, मोनोपोली के लिए एम लिखा हुआ, डी के लिए डिमांड। फर्म्स डिमांड का अंडर मोनोपोली लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें इलास्टिसिटी बहुत कम है इसलिए वो छोटा बना हुआ है, नजदीक है वाई एक्सिस के। और जो मार्केट परफेक्टली कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है तो दूर बना हुआ, ज्यादा चेंज है उसके अंदर। और कंपटीशन वाले बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो एक डायग्राम के अंदर ये तीनों के तीनों इंक्लूड हैं, कंबाइंड वाला भी मांगा जा सकता है एग्जाम में और अलग अलग भी मांगा जा सकता है, तीनों के लिए आपको रेडी है। पढ़े जी पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है पहले वाले में डीपी मतलब डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये जो पी है, एमसी है और ये एम कोड लैंग्वेज है, जरूरी है आपको एग्जाम में यही लैंग्वेज लिखनी है। आप एक्स वाई जेड ये नाम दे सकते हो, पी क्यू आर ये नाम दे सकते हो, जो भी आप कोड लैंग्वेज दो अपने आंसर में उसको एक्सप्लेन करो कि मैंने पी इसको माना है, क्यू इसको माना है, आर इसको माना है। पढ़ते हैं पहला पॉइंट डीपी डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Firm's demand curve or demand curve under competition, it is perfectly elastic demand. It shows that elasticity of demand of the firm infinity. It can sell any quantity at the prevailing price and no quantity if it raise the price. Price में खूब चेंज आता रहेगा, प्राइस डिमांड में खूब चेंज आता रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। Perfectly elastic इसे कहते हैं। It is because of the availability of perfect substitutes of the firm's product in the market.
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, परफेक्ट कंपटीशन वही है। सामने वाला मेरी दुकान से नहीं लेगा तो बगल में 50 दुकानें और है, वहां से ले लेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मैं अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकता। सेकंड, डीएम, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इट शोज लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए चेंज कम होना है। तो गोल्ड, जैसे गोल्ड का सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, गोल्ड महंगा है तो सिल्वर ले लो, ऐसे नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो एक तरह से उसका सब्स्टिट्यूट नहीं, वो मतलब उसकी मोनोपोली कैसे है गोल्ड की, गोल्ड के डिस्प्ले पर नाम मतलब हो जाते हैं। लेकिन वो भी देखो ध्यान से मोनोपोली है भाई, अगर गोल्ड के रेट महंगे हो रहे हैं तो लोग कम अफोर्ड कर पा रहे हैं, कम खरीद पा रहे हैं, तो गोल्ड अगर ज्यादा बेचना है तो रेट कम करने पड़ेंगे। अगर गोल्ड सस्ता होता तो लोग ज्यादा खरीद लेते हैं। थर्ड पॉइंट, DMC, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट शोज हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में चेंज ज्यादा आता है। दिस इज बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द फर्म। तो हम ज्यादा प्राइस चेंज करेंगे तो लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ भाग जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना होता है इसका। पेज हम आगे 246 पर, पेज आ गया सर 246। टॉपिक दिया हुआ है व्हाट्स एंड एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस रिक्वायरिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। पहला क्वेश्चन, TR टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, इज इट ट्रू? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है सर, ओरिजिन से स्टार्ट होती है बिल्कुल सीधा जाती है, क्योंकि इसमें प्राइस फिक्स है तो कोई कभी कम कभी ज्यादा कभी कम ऐसा कुछ चक्कर नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। इसलिए पढ़ते हैं आंसर, यस इट इज ट्रू। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, AR, MR तीनों बराबर रहते हैं। कांस्टेंट MR का मतलब TR जो इंक्रीज होगा वो कांस्टेंट रेट से होगा, फिक्स रेट से ऐड होता रहेगा उसके अंदर। Therefore TR is shown as a straight line, TR बिल्कुल बन जाती है स्ट्रेट लाइन sloping upward from the origin and it shoots from the origin। आउटपुट 0 पर TR 0, सिंपल सी बात है सर। टोटल कॉस्ट देखो आउटपुट 0, तो बताओ TC 0 के TR 0 या बोथ 0? व्हेन आउटपुट इज 0, बताओ TC भी 0 TR भी 0 या दोनों 0? ओनली TR 0। TC 0 कैसे हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट कहां जाएगी? दिखाया गया था आपको, आउटपुट 0 पर TC इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, वो तो ना 0 होती है, ठीक है? तो आउटपुट 0 पर टोटल रेवेन्यू तो 0 होगा, लेकिन TC 0 नहीं होगा, वो तो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, उसी का टेस्ट में होगा। याद नहीं कुछ कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर स्ट्रगल पढ़कर नहीं आगे बिल्कुल इसका मतलब। चलिए जी बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Producer's price line shows highest price elasticity of demand in a state of perfect competition. Do you agree? ये बात है हमने, मतलब इन्फिनिटी है इसमें तो elasticity हाईएस्ट इसी के अंदर हुई। Yes, in perfect competition producer's price line का मतलब डिमांड कर्व बोलो, प्राइस लाइन कर्व बोलो या AR कर्व बोलो, तीनों एक ही बात है, ध्यान रखना, कई बार रिपीट हो चुकी है बात। हाईएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच इज इन्फिनिटी, और इससे कम कहां होती है? मोनोपोली में या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और सबसे कम मोनोपोली में। 5 मिनट पहले पढ़ाया है, फिर से देख लो एक बार वाला पेज 239 पर जो डीपी है, फर्स्ट वाला पॉइंट डीपी वाला, वो है परफेक्ट कंपटीशन वाला। इसमें क्या लिखा हुआ थर्ड लाइन के अंदर? इंफिनिटी है, सबसे ज्यादा हो गया ये। सेकंड नंबर पर डीएम लिखा हुआ है, लो इलास्टिसिटी, कम है इलास्टिसिटी इसके अंदर, मोनोपोली के अंदर इलास्टिसिटी कम है। और थर्ड वाला टीएमसी हाई इलास्टिसिटी, सबसे ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन में, उससे कम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, उससे कम मोनोपोली में। ऐसे सीक्वेंस बना के रखिए, अगर फिर याद रखने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। एवरेज रिमेनिंग AR इज सेम एज मार्केट प्राइस ऑफ द क्वांटिटी।
क्वेश्चन कह रहा है कि AR और MR दोनों बराबर हैं, प्रूफ करो। प्रूफ किया था जरा क्लास में हमने इसको, फॉर्मूला लिखा था AR का TR डिवाइड बाय Q, तो फॉर्मूला लिखा था TR का P मल्टीप्लाई बाय Q, और TR की वैल्यू कैलकुलेशन पुट कर दो, AR और P दोनों बराबर होता है। सिंपल सा TR का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय Q, और TR का फॉर्मूला ये भी होता है AR मल्टीप्लाई बाय Q, तो P और AR बराबर हो गए। प्रूव करना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मतलब सेलर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट के अंदर जो सेलर होता है उसे मोनोपोलिस्ट कहते हैं। मोनोपोलिस्ट नेवर अलाउज MR टू फॉल बिकॉज ही इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। क्योंकि वो ओनली प्रोड्यूसर है इसलिए वो MR गिरने नहीं देता, मतलब सेलिंग प्राइस कम होने नहीं देता। ऐसा नहीं है सर, मोनोपोली है, अगर आप चाहते हो ज्यादा क्वांटिटी बेचूं तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। ज्यादा क्वांटिटी बेचूं ये चाहते हो आपको तो प्राइस कम करना पड़ेगा। तो आंसर है नो, MR is always falling in case of monopoly because monopolist can sell more only at lower price. तो डिक्रीजिंग AR होगा तो डिक्रीजिंग MR भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच कंडीशन MR कैन बी नेगेटिव। एग्जांपल लेके बताइए, MR नेगेटिव हो सकती है, मतलब MR घटती जा रही इतनी ज्यादा घट गई है कि नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब हम कह रहे हैं सामने वाले से, मतलब 100 बेचूंगा 5 रुपए में और 101 बेचूंगा 4 रुपए में, तो इतनी ज्यादा मैंने प्राइस कम कर दिया कि ओवरऑल मेरी इनकम कम हो गई, जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है। जैसे नेगेटिव कैसे होगी, 100 यूनिट बेच रहा हूं मैं 5 रुपए में, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है मेरे पास 500 रुपए, और सामने वाला कहता है 101 यूनिट ले तो मैं 4 रुपए लगा लूंगा उसको, टोटल रेवेन्यू कितना आएगा मेरे पास 404 रुपए। तो देखो MR नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, तो मतलब मैं प्राइस इतना कम कर रहा हूं कि टोटल रेवेन्यू घट रहा है। मतलब सिंपल सी बात सर, मैं वही मान लीजिए मैं होलसेलर के पास जाता हूँ, समझिए मार्कर ले रहे हैं, वो कहेगा जी 20 रुपए का मार्कर, मैं कहूँगा 100 ले लें, वो कहेगा ठीक है 15 का लगा देंगे, मैं कहूँ 1000 ले लें, 10 का लगा देगा, 5000 ले लें, तो 1 रुपए का लगा देगा, क्योंकि अपनी कॉस्टिंग से कम का तो लगाया था। इसमें क्या हो रहा है, देखो 100 मार्कर तो मैं बेच रहा हूँ 500 रुपए में, और 101 मार्कर में बेच रहा हूँ 400 में, तो कम हो गया ना। इतना अगर कम मैं कर दूँ प्राइस तो MR नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस के अंदर है ना, हालांकि इसमें ये लिखा दिया है ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल ऐसा होगा नहीं, थ्योरेटिकल है। पढ़ते हैं एक बार, MR कैन बी नेगेटिव दो ओनली व्हेन AR इज डिक्रीजिंग, AR कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है ना, प्राइस और AR की बात है। और व्हेन द प्राइस इज डिक्लाइनिंग एज अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, in case of perfect competition is not possible where the price remain constant। तो perfect competition में तो होगा नहीं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक वाले में हो सकता। एग्जांपल दिया हुआ है सर, 4 रुपए का प्राइस है हमारा, आउटपुट 10 का, तो पैसे के टोटल कितने मिलेंगे 40 रुपए, 40 रुपीज मिलेंगे। अगर हम 1 यूनिट और बेचना है, 11 बेचना है यूनिट, और हमने प्राइस 4 की जगह 3 रुपए कर लिया, तो अब कितने पैसे मिल रहे हैं टोटल 33 मिल रहे हैं। 40 से 33 हो गए, 7 रुपए का नेगेटिव MR हो गया, ठीक है ना। एग्जांपल में जरूर नहीं डिलीट ये वाली हो, जो बोर्ड पर लिखी है ये वाली लिखो, या अपनी साइड से कुछ भी लिखो, ऐसा आपको माइंड लगाना। देखो ऐसी चीजें ना ये बताती हैं, आप खुद अगर एग्जाम में एग्जांपल बना पा रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है। क्वेश्चन सॉल्व करना एक ना समझा हुआ, मतलब जिसको समझ में नहीं आया उसने प्रैक्टिस करके आया घर से, वो भी क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन अपनी साइड से एग्जांपल बनाना और प्रूव करना कि ये चीज देखो पॉसिबल है, तो वही कर सकता है जिसने बहुत ज्यादा डीपली स्टडी की। 6th क्वेश्चन पर आगे सर, द फॉलोइंग हेडलाइन अपीयर्ड इन द इकोनॉमिक्स टाइम्स, रूम सप्लाई मे हिट होटल रेवेन्यूज, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक थ्योरी टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। पढ़ते हैं जी, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होटल रूम्स, मैंने इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होटल रूम्स, सप्लाई इंक्रीज, ज्यादा होटल बनेंगे ज्यादा सप्लाई होगी लोगों को। हाउएवर डिमांड मे नॉट इंक्रीज, डिमांड शायद ना बढ़े, इट मे इवन फॉल, कम भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली रूम टेरिफ, मतलब जो रेंट होता है, मे फॉल
which will hit hotel revenue. देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था, रूम सप्लाई। सप्लाई क्या चीज है, जो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं। डिमांड क्या चीज है, जो आम जनता डिमांड कर रही है कंज्यूम करने के लिए। मतलब मार्कर मान लीजिए 1000 बन रहे हैं और 900 बिक रहे हैं, तो 1000 तो हुई सप्लाई जो बन रहे हैं, 900 हुई डिमांड जो बिक रहे हैं। समझ रही बात, सप्लाई और डिमांड में क्या फर्क है। क्वेश्चन क्या रहा है कि होटल की सप्लाई ज्यादा हो रही है, इस एरिया में ज्यादा होटल बन रहे हैं। जैसे नॉर्मली हिल स्टेशन पे लोग घूमने, कोई नया हिल स्टेशन बना है, लोग घूमने जाने लगे, अब वहाँ पर होटल की डिमांड आई तो लोग होटल खोलने लग गए। अब ऐसा होने लग गया कि उस एरिया के अंदर इतने ज़्यादा होटल्स खुल गए हैं कि भैया समझ लो जो टूरिस्ट हैं वो 1000 हैं और होटल में जो रूम है वो 5000 अवेलेबल। तो अब हर होटल वाला क्या करेगा, अपने अपने रेट गिराएगा ताकि उसी के पास कस्टमर है, बाकी दूसरे होटल में ना जाए। तो रूम होटल सप्लाई में इफेक्ट द होटल टैरिफ। टैरिफ का मतलब जो फेयर होता है, जैसे मान लीजिए 5000 रुपये पर डे होटल वाला ले रहा है एक रूम के, तो जो रेट है वो 5 की जगह 4 हो गया, 4 की जगह 3 हो गया। जैसे कहीं भी टूरिस्ट वगैरह का या कहीं भी जाना हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मनाली वगैरह हो गया या कोई भी जगह प्लेस हो गई, वहाँ पर अगर आप सीजन के टाइम पर जाओगे तो हाई फाई रेट मिलते हैं और ऑफ सीजन में जाओगे तो वही रेट बिल्कुल डाउन। मतलब ऐसे ऐसे देखिए मैंने 1/3 रह जाते हैं रेट, 1/3। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ बर्फ पड़ती है ऐसी जगह है, तो जिस सीजन में बर्फ पड़ती है जिन मंथ में, वहीं इस टाइम डिमांड ज़्यादा होगी, रेट बिल्कुल ऊपर। जैसे बर्फ उस एरिया में खत्म हो गई, अब लोग बहुत कम जाने लग गए, रेट 1/3 रह जाते हैं। सेम जगह की सेम सर्विस मिल रही है, सब कुछ सेम मिल रहा है, लेकिन 1/3 पैसा। तो बेसिकली उनके लिए है जो वही बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत बेस्ट जगह हो जाती है वो। और जो टूरिस्ट वाले हैं उनको लगता है कि यार कुछ तो मिल ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बस जा रही है, बस का खर्चा उनका फिक्स है, अगर पैसेंजर भर जाए पूरे के पूरे, भले ही 1/3 में भरे तो कुछ तो पैसा मिल ही रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेट कम कर देते हैं। तो सप्लाई बढ़ने से टैरिफ रेट जो रेंट होता है वो कम हो जाता है। ये पॉइंट बताया जा रहा है यहाँ पर। क्यों, क्या लॉजिक बताया है सर इसके अंदर हमने, कि जब भी सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी और डिमांड उतनी ही है तो प्राइस कम हो जाता है। 7th क्वेश्चन, a farmer's entire produce of potatoes is destroyed by the wild animals. What impact would it cause on the AR curve? क्वेश्चन क्या कहता है, जंगली जानवरों ने किसी किसान के सारे आलू खराब कर दिए, तो उसकी डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये डिस्कशन कर रहे हैं जी हम। आंसर, AR curve of the farmer would not be affected at all. फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? Under perfect competition, AR curve is given to an individual producer. It is a horizontal straight line. It indicates constant price even when individual producer brings no supplies in the market. कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है सर, कि जो मार्केट है, वो किसान वगैरह जो हैं वो प्राइवेट को बेचने के लिए अधिकार होता है उनके पास, लेकिन प्राइवेट वालों के पास इतनी डिमांड नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने MSP रखा हुआ है, मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, जो किसान है अपना सामान बनाते हैं और गवर्नमेंट को बेच देते हैं, फिक्स रेट कर रखा गवर्नमेंट ने पहले से। गवर्नमेंट ने अपने बना रखे हैं कोल्ड स्टोरेज प्लेसेस, ऐसी जगह समझ लो एक फैक्ट्री जितना फ्रिज है, किसान अपना सामान लाओ उस फ्रिज में जाकर के रख दो और गवर्नमेंट से पैसे ले लो, जो भी रेट फिक्स कर रखा गवर्नमेंट ने तय कर रखा। चाहे आप 1 किलो आलू लाओ, चाहे 1000 किलो आलू ले आओ, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है आप वही लाओ और फिर गवर्नमेंट उसको बेच दिया। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सब्जियों वगैरह में ऐसी चीज़ों में ना जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास अधिकार नहीं होता रेट में चेंज लाने का। भाई ये सोचो अगर मोनोपोली होती, मान लीजिए पूरे इंडिया में एक ही बंदा है जो आलू बना रहा है, तो वो उसकी होगी मोनोपोली, वहाँ उसके हाथ में कि वो प्राइस ज़्यादा करे कि कम करे। मान लीजिए उसके आलू खराब हो गए काफ़ी सारे, तो ऐसे केस में नॉर्मली क्या करेगा, जो आलू बचे हुए हैं वो महंगा करके बेचेगा, है ना, नॉर्मली ऐसा होगा। लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसके हाथ में होता ही नहीं प्राइस। आगे बढ़ रहे हैं सर, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन प्राइस लाइन ऑफ अ फर्म। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कौन से कंपटीशन वाले में होती है, कौन से मार्केट में होती है? परफेक्ट कंपटीशन में होती है। और प्राइस इलास्टिसिटी इसके अंदर नेगेटिव होती है, ओ सॉरी इंफिनिटी होती है। प्राइस इलास्टिसिटी इसके अंदर इंफिनिटी होती है। पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या फिर इसे प्राइस लाइन या रेवेन्यू कर्व बोल दो, indicates that price is constant, price fix है।
फॉर अ फर्म, और इट इज गिवन टू, ऐसा कह लो कि फर्म को प्राइस दिया जाता है, फर्म प्राइस अडॉप्ट कर लेती है। एट द गिवन प्राइस अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी, वही प्राइस फिक्स रहेगा, किसान जो है वही सामान चाहे वो 1 आलू लाए या 50 आलू ले, 1000 आलू ले, प्राइस क्वांटिटी चेंज हो सकती है, प्राइस फिक्स रहेगा। However, if the firm increases the price, अगर प्राइस बढ़ जाता है, it will sell nothing, बेच नहीं पाएगा सर, मैं आलू गवर्नमेंट के लिए हम 500 रुपए के रेट से लेंगे, किसान कहता है मैं 600 बेचूंगा, तो एक भी नहीं लेंगे, he can sell nothing. It would lose all its buyers to other firms in the market. सारे के सारे कस्टमर को खो देगा मार्केट के अंदर। जैसे नॉर्मली देखो जो किराने की जो कन्फेक्शनरी की शॉप होती है, टी बिस्किट ये सब मिलते हैं, जो शॉप होती है, जो जनरल स्टोर होता है, तो आसपास आपकी दुकानें जितनी भी देखी होगी वहाँ पर रेट टू रेट मिलता है। अगर आप 20 रुपए का बिस्किट पकड़ा तो 20 रुपए का ही देगा, ब्रेड का 40 रुपए ही लेगा, नमकीन का पैकेट 100 का है तो 100 रुपए ही लेगा, जनरली ऐसा होता है। उसी के में लेकिन एक बंदा ऐसा होता है, क्या करता है, वो 5% लेस पर देता है, जैसे हमारे एरिया में भी है, वो 5% लेस करता है हर एक आदमी का, तो उसके बाद रश अच्छा खासा रहता है, तो वो बाकी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। वो सोचता है मुझे 20% का मार्जिन मिलता है, तो मैं 5% कस्टमर को दे दूंगा, तभी 15% का मारा, तो अपनी सेल में कहीं गुना कर सकता हूँ, क्योंकि जो लोग अवेयर होते जाएंगे धीरे धीरे, फिर बाकी वहाँ पर जो शॉप पे 20 का बिस्किट 20 में दे रहा है, क्यों 19 में दे रहा है, सस्ता दे रहा है, उसने यहाँ से लूंगा, तो वहीं से सामान खरीदने लग जाएगा। सेकंड पर आ गया, a firm is facing a downward sloping price line curve, AR curve डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, why should it produce more when it must lead to fall in the price, ज्यादा क्यों बनाएं? क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ज्यादा क्यों बनाएं, क्योंकि प्राइस घट रहा है, प्राइस घटते जा रहा है, तो ज्यादा क्यों बनाएं? A firm produces more of a quantity even when price is reducing only in a situation that it finds that difference between TR and TC is increasing. सिंपल सी बात है, एक चीज मुझे 50 रुपए की मेरी कॉस्टिंग आ रही है उसमें, और अभी मैं उसको सेल करता हूँ 100 रुपीज में, तो मुझे मार्जिन मिल रहा है अच्छा खासा, 50 रुपए का मैं बेचूंगा। अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी बेचने पर 90 का रेट लगाना पड़े तब भी बेचूंगा, 40 रुपए का कमा रहा हूं, और ज्यादा क्वांटिटी बेचने पर 80 रुपीज का प्राइस मिल रहा है तो भी बेचूंगा। 70 में करो 50.5 इतना भी प्राइस मुझे मिल रहा है तो भी मैं बेचूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि मेरा टीआर और टीसी में तो जो इंक्रीज है वो तो बढ़ेगा, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बेसिकली प्राइस घट रहा है, रेवेन्यू घट रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। So that total profit TR minus TC is rising, it will stop production when the profit is maximum or when TR and TC is maximum. TR सबसे ऊपर पहुंच गया, TC सबसे ऊपर पहुंच गया, अब इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, उस रेट पे हम रुक जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्वांटिटी, ताकि लॉस होना शुरू हो जाएगा। चैप्टर हो गया, ये भी आपका